नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 9 क्षितिज भाग 1 का पाठ 8 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है एक कुत्ता और एक मैना। और इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो चलिए हम लेखक परिचय से शुरू करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 में गांव आरत दुबे का छपरा, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश में हुआ। तो हजारी प्रसाद जी का जन्म कब हुआ? तो 1907 में हुआ। कहाँ हुआ? तो आरत दुबे का छपरा में हुआ। ये कौन से जिले में आता है? तो बलिया। और ये कौन से स्टेट में आता है? तो उत्तर प्रदेश में। उन्होंने उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त की तथा शांति निकेतन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं पंजाब विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। आगे बता रहे हैं कि इन्होंने जो उच्च शिक्षा थी वो कहाँ से प्राप्त की? तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त की। और शांति निकेतन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं पंजाब विश्वविद्यालय में इन्होंने पढ़ाने का कार्य भी किया। सन 1979 में उनका देहांत हो गया, मतलब 79 में उनकी मृत्यु हो गई। अब आते हैं रचना परिचय पर। साहित्य का इतिहास, आलोचना, शोध, उपन्यास और निबंध लेखन के क्षेत्र में द्विवेदी जी का योगदान विशेष उल्लेखनीय है। यदि साहित्य के क्षेत्र में देखा जाए तो इनका जो इतिहास है बहुत बड़ा है और इन्होंने किस किस पर रचनाएं की, जैसे आलोचना की, शोध किए, उपन्यास लिखे, निबंध लिखे। तो इन सब पर द्विवेदी जी का जो योगदान है वह बहुत ज़्यादा है। अब इनकी रचनाओं के नाम है अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता इत्यादि। ये सभी क्या हैं? ललित निबंध हैं। 4 उपन्यास, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा और आलोचना साहित्य। अब बता रहे हैं कि जो 4 उपन्यास, बाणभट्ट की आत्मकथा है और चारुदत्त का लेख, पुनर्नवा और आलोचना इन्होंने किसके की? नामदास का पोथा और आलोचना साहित्य। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास भी इन्होंने लिखा है। हिंदी साहित्य की भूमिका। कबीर उनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। कबीर यदि इनकी देखी जाए तो प्रसिद्ध कृति है। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं पद्म भूषण अलंकरण से सम्मानित किया गया। तो इन्हें क्या है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और साथ में ही पद्म भूषण जो अलंकार होता है इससे भी इनको सम्मानित किया गया। द्विवेदी जी ने साहित्य की अनेक विधाओं में उच्च कोटि की रचनाएं की। द्विवेदी जी ने क्या है? जो साहित्य की अनेक विधाएं होती हैं, क्योंकि इसमें 14 प्रमुख विधाएं रहती है, तो उनमें क्या है? इन्होंने जो अच्छे स्तर की रचनाएं थी उनको किया। उनके ललित निबंध विशेष उल्लेखनीय हैं। जटिल, गंभीर और दर्शन प्रधान बातों को भी सरल, सुबोध एवं मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत करना द्विवेदी जी के लेखन की विशेषताएं हैं। उनका रचना कर्म एक सहृदय विद्वान का रचना कर्म है। यदि इनकी रचना को देखा जाए तो ऐसा लगता है मानो जैसे सहृदय विद्वान की ही रचना हो, जिसमें शास्त्र के ज्ञान, परंपरा के बोध और लोक जीवन के अनुभव का सृजनात्मक सामंजस्य है। तो इसकी जो रचनाएं हैं उसमें क्या क्या मिला हुआ है? तो शास्त्र का ज्ञान है, उसी में परंपरा का ज्ञान है, उसी में लोक जीवन के अनुभव का जो निर्माण है वो भी बताया गया है। एक कुत्ता और एक मैना पाठ का संक्षिप्त सार, मतलब इस पाठ में क्या कहा गया है पहले हम वो जानेंगे, फिर इसको विस्तार से पाठ के आधार पर उसका सार जानेंगे। इस निबंध में न केवल पशु पक्षियों के प्रति मानवीय प्रेम प्रदर्शित है, बल्कि पशु पक्षियों से मिलने वाले प्रेम, भक्ति, विनोद और करुणा जैसे मानवीय भावों का विस्तार भी है।
तो इसमें बताया है कि इस निबंध में न केवल पशु पक्षियों के प्रेम बताया है बल्कि मानवीय जो प्रेम है उसको भी बताया है। और पशु पक्षियों से मिलने वाला जो प्रेम है, भक्ति है, विनोद है, करुणा है, ये सभी भाव भी इसमें व्यक्त किए हैं। इसमें रविंद्रनाथ की कविताओं और उनसे जुड़ी स्मृतियों के सहारे गुरुदेव की संवेदनशीलता, आंतरिक विराटता और सहजता के चित्र तो उकेरे ही गए हैं, पशु पक्षियों के संवेदनशील जीवन का भी बहुत सूक्ष्म निरीक्षण है। यह निबंध सभी जीवों से प्रेम की प्रेरणा देता है। आगे चलते हैं, अब इसके सार को हम बड़े रूप में जानेंगे। यह निबंध गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर जी की व्यक्तित्व को उजागर करते हुए लिखा गया है। मतलब ये जो निबंध है वो किसको आधार बनाकर लिखा गया है, तो रवींद्रनाथ टैगोर जी को, और उसमें भी उनके व्यक्तित्व को बताया गया है। लेखक ने अपने और गुरुदेव के बीच के बातचीत द्वारा उनके स्वभाव में विद्यमान गुणों का परिचय दिया है। तो जो गुरु जी थे उनके अंदर जो विद्यमान गुण थे उनके बारे में बताया है। इसमें रविंद्रनाथ की कविताओं और उनसे जुड़ी स्मृतियों के जरिए गुरुदेव की संवेदनशीलता, आंतरिक विराटता और सहजता के चित्र तो उकेरे ही गए हैं तथा पशु पक्षियों के संवेदनशील जीवन का भी बहुत सूक्ष्म निरीक्षण है। यहाँ बता रहे हैं कि इन्होंने क्या है, उनकी कविताओं की से जुड़ी जो स्मृतियाँ हैं उनके जरिए उनकी संवेदनशीलता को, उनके अंदर की विराटता को, सहजता को बताया है। और पशु पक्षियों की जो संवेदनशीलता है वह भी जीवन का भी बहुत सूक्ष्म निरीक्षण यहाँ पे इन्होंने किया है। इस पाठ में न केवल पशु पक्षियों के प्रति मानवीय प्रेम प्रदर्शित है बल्कि पशु पक्षियों से मिलने वाले प्रेम, भक्ति, विनोद और करुणा जैसे मानवीय गुणों का भी विस्तार दिया गया है। यह निबंध हमें जीव जंतु से प्रेम और स्नेह करने की प्रेरणा देता है। इस निबंध को हम पढ़ेंगे तो हम जीव जंतुओं से प्रेम करना सीख जाएंगे, यही इसमें बताया गया था। अब आते हैं शब्द संपदा। शब्द संपदा का मतलब है यहाँ पर कि जो कठिन शब्द होते हैं उनके अर्थ से है। तो हम यहाँ पर कुछ जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ देख लेते हैं। क्षीण बपू। क्षीण बपू का मतलब होता है, क्षीण मतलब कमजोर, बपू अर्थात शरीर। विगल्भ का मतलब होता है वाचाल, मतलब जो बहुत ज़्यादा बोलता है उसको हम वाचाल कहते हैं। परितृप्ति, पूरी तरह संतुष्ट प्राप्त करना। प्राणपण मतलब जान की बाजी। मर्मभेदी मतलब दिल को लगने वाली बात। तल्ले अर्थात तीसरी मंजे पर। अभियोग, आरोप, इज्जत आंशिक रूप से। निवारण अर्थात देश निकाला। ये निष्कासन भी होता है इस शब्द का। अगला है बिडाल। बिडाल मतलब होता बिलाव, मतलब जो बिल्ली का पति होता है उसको बिलाव कहते हैं। मुखातिब संबोधित होकर। सर्वव्यापक सब में रहने वाला। अपरिसीम असीमित। यूथ भ्रष्ट मतलब समूह से निकला। दृष्ट मतलब लज्जा रहित। उत्तरायण अर्थात शांति निकेतन में उत्तर दिशा की ओर बना रविंद्रनाथ टैगोर जी का एक निवास स्थान। अब आते हैं अभ्यास प्रश्न पर। सबसे पहला प्रश्न है, गुरुदेव ने शांति निकेतन को छोड़ कहीं और रहने का मन क्यों बनाया? तो इसका उत्तर है कि गुरुदेव अस्वस्थ थे, उन्हें एकांत और आराम की आवश्यकता थी। शांति निकेतन में दिन भर आने जाने वालों का तांता लगा रहता था। तांता मतलब समूह आता जाता रहता था। इसलिए उन्होंने तय किया कि वे शांति निकेतन के अपने पुराने 3 मंजिले मकान में निवास करेंगे। अगला है, मूक प्राणी मनुष्य से कम संवेदनशील नहीं होते, पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे बताया गया कि एक कुत्ता और एक मैना निबंध में
कुत्ते का संस्मरण पढ़ने से ज्ञात होता है कि मूक प्राणी भी बहुत संवेदनशील होते हैं। वह स्वामी भक्त कुत्ता गुरुदेव का सानिध्य पाने के लिए 2 मील का अनजान रास्ता तय करके गुरुदेव के पास श्री निकेतन आ गया और गुरुदेव का प्यार भर स्पर्श पाकर आनंदित हो उठा। इसी तरह गुरुदेव की मृत्यु पर वह चिंता भस्म लगाने वाले के साथ साथ चलता और उत्तरायण तक आया और चिताभस्म के पास बड़ी देर तक शांत भाव से बैठा रहा। तो यहाँ पर उस समय का प्रसंग बताया है जब रविंद्रनाथ जी की मृत्यु हो गई थी, और जब वो चिंता थे तब भी वो क्या करता था, उन्हें बहुत प्यार करता था। रविंद्रनाथ जी भी उसे बहुत प्यार करते थे। तो रविंद्रनाथ जी तो वो महान व्यक्ति थे, इस कारण से उनकी चिता की भस्म सब लोग लगाते थे कि काश हम भी उनके जैसे बन जाए। तो कुत्ते ने देखा कि सब लगा रहे तो उसने भी लगा ली और क्या किया, उसी चिता भस्म के पास शांत होकर बैठा रहा। अगला है, गुरुदेव द्वारा मैना को लक्ष्य करके लिखी कविता के मर्म को लेखक कब समझ पाया। गुरुदेव द्वारा मैना को लक्ष्य करके लिखी गई कविता के मर्म को लेखक तब समझ पाया जब उसने मैना के मुख के भावों पर ध्यान केंद्रित किया। उसके सामने मैना की करुण छवि साकार हो उठी। पहले उसने उसके करुण भावों पर ध्यान नहीं दिया था, परंतु कविता पढ़ने के बाद ध्यान दिया तो उसे कविता का मर्म भी समझ में आ गया। तो यहाँ पर गुरुदेव द्वारा जो मैना को लक्ष्य करके कविता लिखी गई थी, तो उसके मर्म को जब लेखक ने पहली बार पढ़ा तो समझ में नहीं आया, परंतु जब उसको लक्ष्य करके बिल्कुल ध्यान केंद्रित करके पढ़ा तो उन्हें समझ में आ गया और उनकी जो मैना की करुण छवि थी वह क्या उनके सामने साकार हो गई। ऐसा लग रहा था मतलब आकार के साथ यहाँ पर आ गई हो, और उनकी करुण भावों की ओर ध्यान नहीं दिया था, परंतु कविता पढ़ने के बाद उनका ध्यान उस चीज पर भी चला गया। अगला है, प्रस्तुत पाठ एक निबंध है। निबंध गद्य साहित्य की उत्कृष्ट विधा है जिसमें लेखक अपने भावों और विचारों को कलात्मक और लालित्यपूर्ण शैली में अभिव्यक्त करता है। इस निबंध में उपर्युक्त विशेषताएं कहाँ झलकती हैं, किन्हीं चार का उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर है कि एक कुत्ता और एक मैना निबंध में लेखक ने अपने भावों विचारों को कलात्मक और लालित्यपूर्ण शैली में जिन स्थलों पर अभिव्यक्त किया है वे स्थल हैं या वे स्थान हैं। अपने मकान में मैना दंपत्ति के क्रियाकलापों में, जैसे एक मैना दंपत्ति नियमित भाव से प्रतिवर्ष यहाँ गृहस्थी जमाया करते हैं। तिनके और चीथड़ों का अंबार लगा देते हैं, क्योंकि इन लोगों का जो घर होते हैं वो कैसे बनते हैं, तिनकों से और चीथड़ों से ही बनते हैं। पत्नी, ये लोग यहाँ कैसे आ गए जी? पति, ओह बेचारे आ गए हैं तो रह जाने दो, क्या कर लेंगे। पत्नी, लेकिन फिर भी इनको इतना तो ख्याल होना चाहिए कि यह हमारा प्राइवेट घर है। एक लंगड़ी मैना को फुदकते देखते तो यह युत भ्रष्ट है, रोज फुदकती है ठीक यहीं आकर। शायद यह विदुरपति था जो पिछली स्वयंवर सभा के युद्ध में आहत और परास्त हो गया था, या विधवा पत्नी है जो पिछले बिडाल के आक्रमण के समय पति को खोकर युद्ध में ईर्ष्यत चोट खाकर एकांत विहार कर रही। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लालित्यपूर्ण और कलात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। अगला देखते हैं, आज से स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार कवि की मर्मभेदी दृष्टि ने इस भाषाहीन प्राणी की करुण दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखा है जो मनुष्य के अंदर भी नहीं देख पाता। तो यहाँ बताया गया कि रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने उन्हें मर्मभेदी दृष्टिपात से देखा था, मतलब उनके अंदर ये दृष्टि थी। इसी के बल पर वे कुत्ते जैसे भाषाहीन प्राणी के भीतर छिपे पूर्ण समर्पण को देख पाए। उन्होंने देखा कि कुत्ता उन पर विश्वास करता है, उन्हें चेतन शक्ति मानकर पूरे प्राणपण से उन पर
न्योछावर हो सकता है। इस प्रकार रविंद्रनाथ ने कुत्ते के भीतर उस मानवीय अनुभूति को देख लिया जो कि प्राय मनुष्य एक मनुष्य के भीतर भी नहीं देख पाता, क्योंकि उनकी जो संवेदनशीलता थी वह बहुत ज़्यादा थी, इसलिए उन्होंने कुत्ते की भी भावनाओं को समझ लिया। अब है रचना और अभिव्यक्ति से प्रश्न। पशु पक्षियों से प्रेम इस पाठ की मूल संवेदना है। अपने अनुभव के आधार पर ऐसे किसी प्रसंग से जुड़ी रोचक घटना के को कलात्मक शैली में लिखिए। अभी हमने लालित पूर्ण शैली में लिखा था, हम कलात्मक शैली में अलग से लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर ले सकते हैं, अपने मकान में मैना दंपत्ति के क्रियाकलापों में से एक मैना दंपत्ति नियमित भाव से प्रतिवर्ष यहाँ गृहस्थी जमाया करते हैं। तिनके और चीथड़ों का अंबार लगा देते हैं। एक लंगड़ी मैना को फुदकते देखते तो यह युद्धभ्रष्ट है, रोज फुदकती है ठीक यहीं पर आकर के। तो ये क्या कलात्मक दृष्टि को बता रहे हैं। अब है भाषा अध्ययन से प्रश्न। गुरुदेव जरा मुस्कुरा दिए। मैं जब यह कविता पढ़ता हूँ, ऊपर दिए गए वाक्यों में एक वाक्य में आकर्मक क्रिया है और दूसरे में साकर्मक। इस पाठ को ध्यान से पढ़कर साकर्मक और आकर्मक क्रिया वाले 4-4 वाक्य छांटिए। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आकर्मक क्रिया क्या होती है और साकर्मक क्रिया होती है। तो जो कर्म के साथ होती है उसे हम साकर्मक क्रिया कहते हैं और जो कर्म से रहित होती है उसे हम आकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, गुरुदेव जरा मुस्कुरा दिए, तो यहाँ पे कर्म नहीं दिखा कि किस कारण से मुस्कुरा दिए, इस कारण से आकर्मक हो गई। मैं जब यह कविता पढ़ता हूँ, तो यहाँ कविता क्या है, कर्म हो गई, इस कारण से साकर्मक है। अब आकर्मक क्रिया के हम वाक्य बनाते हैं। अधिकांश लोग बाहर चले गए थे। दूसरा, गुरुदेव जरा मुस्कुरा देते थे। वे सबसे ऊपर के तल्ले में रहने लगे। गुरुदेव वहाँ बड़े आनंद में थे। अब साकर्मक वाक्य। एक दिन हमने सपरिवार उनके दर्शन की ठानी। हम लोग उस कुत्ते के आनंद को देखने लगे। आंखें मूंदकर अपने रोम रोम से उस स्नेह रस का अनुभव करने लगे। देखो कितनी परितृप्ति इनके चेहरे पर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कर्म दिया हुआ है, जबकि ऊपर के वाक्यों में कर्म नहीं दिया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में कर्म के आधार पर क्रिया भेद बताइए। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, क्रिया के भेद बताना है कि कौन सी क्रिया है, साकर्मक है या आकर्मक है। मीना कहानी सुनाती है, तो कहानी क्या हो गई यहाँ पर, कर्म तो साकर्मक क्रिया। अभिनव सो रहा है, तो अब ये नहीं स्पष्ट किया कहाँ सो रहा है, कितना सो रहा है, इसलिए आकर्मक क्रिया। गाय घास खाती है, तो यहाँ पर घास क्या है, साकर्मक क्रिया। मोहन ने भाई को गेंद दी, तो साकर्मक क्रिया। लड़कियां रोने लगी, तो यहाँ पे कर्म नहीं होने के कारण किस कारण रो रही, कहाँ रो रही, तो इस कारण से आकर्मक क्रिया। अब अगला प्रश्न है, नीचे पाठ में से शब्द युग्मों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे समय, असमय, अवस्था, अनावस्था। इन शब्दों में आ उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाया गया है। पाठ में से कुछ शब्द चुनिए और उनमें आ या अन उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए। जैसे आ और अन उपसर्ग से बने हुए शब्द। उपसर्ग हमने लिए आ, शब्द हिंदी, उपसर्ग युक्त शब्द हो जाएगा आ हिंदी, भीत, अभीत, कुशल, अकुशल, भाव, अभाव, स्वीकृति, अस्वीकृति, चैतन्य, अचेतन, सहज, असहज, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, करुण, अकरुण, सत्य, असत्य, समय, असमय, शांत, अशांत। अब हम अंश लेंगे, एक का अनेक, उत्तर का अनुत्तर, अंग का अनंग, आरोग्य का अनारोग्य, आश्चर्य का अनाश्चर्य, भला का अनभला, आक्रमण का अनाक्रमण, जान का अनजान। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।